आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी को सीधे तौर पर धमकाने की कोशिश की गई। आपने मुझे क्यों कहा कि आप मेरा काम नहीं करने देंगे? आपने क्यों गलत बयानी की और झूठ बोला लगातार? मैंने इनसे नाम पूछा कि आप अपना नाम ही बता दीजिए, मास्क हटाइए, कम से कम आपका चेहरा देख सकूं कि आप कौन से अधिकारी हैं। ये उसके लिए भी तैयार नहीं है और लगातार ये मुझे धमकी देते रहे। उनके लिए 3 सालों में 1500 केसेस ऐसे आपने सॉल्व किए हैं, ऐसे कैसे संभव है? मतलब कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं ना सॉल्व कर देते हैं इतना? हाथरस में एक महिला पत्रकार आपसे सवाल कर रही थी और आप काफ़ी चुप होके उनके बहुत से सवालों का आपने जवाब तक नहीं दिया। क्या मजबूरियाँ थी? ऐसा अच्छे पद पर थे, आपकी जवाबदेही थी, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे थे, ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अपनी चुनावी चक्का निकल चुकी है और तमाम विधानसभा सीटों पर घूम रही है। एक बात जो मुझे बार बार परेशान करती है, जब हम किसी गांव, किसी क्षेत्र में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं और प्रशासन के बारे में जब बात आती है, तो लोगों के चेहरे पर जो सिकन आती है वो बहुत परेशान करने वाली होती है, क्योंकि प्रशासन का काम होता है कि वो हमसे और आपसे मिलकर हमारी परेशानियों को कम कर सके, पर ऐसा हमारे समाज में बहुत कम हो रहा है। आज मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, उसका कारण है, दरअसल आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो लोगों के घर पहुंच रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं, लोगों के गांव, लोगों के कस्बे में पहुंचते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। आज हमारे साथ प्रेम प्रकाश जी हैं जो एसडीएम हैं। अभी इनके बारे में जब सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक कहानी बार बार याद आ रही थी, वो हाथरस का कांड था। उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि कई लड़कियां उस समय आपकी वो छवि देखकर नाराज़ भी हो रही थी, उसमें एक मैं भी थी। नमस्कार सबसे पहले। नमस्कार। और कीमती समय देने के लिए भी धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले आपकी उस थीम के बारे में समझना चाह रही हूँ जो आप गाँवों में पहुँच रहे हैं, महिलाओं की समस्याएँ सुन रहे हैं, तमाम लोगों की। अब मैं देखती हूँ कि जो हमारे एसडीएम होते हैं या डीएम साहब होते हैं वो अपने चैम्बर से नहीं निकलते हैं, तो आप इतना बड़ा प्रयास कैसे, ये आइडिया कहाँ से आया और इसकी थीम क्या है? देखिए, ये शुरुआत जिसका नाम हमने दिया है न्याय आपके द्वार, इसकी शुरुआत करी जो मेरी पहली पोस्टिंग हुई ट्रेनिंग के दौरान डिस्ट्रिक्ट बस्ती में, जो गोरखपुर के पास, अयोध्या के पास है। और वहाँ देखा कि ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जो कई सालों से लंबित हैं, और उसका एक मेन कारण है कि कई बार अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुँचते नहीं हैं, और जो भी पीड़ित पक्ष हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, 90% मामलों में मैंने देखा कि अधिकारी कर्मचारी वहाँ पहुँच जाएं, दोनों पक्षों को वहाँ बुला लें, तो 80 से 90% मामले आपसी सहमति के साथ या प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण बहुत जल्दी समाधान उनका किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे मामले देखे, दसियों साल से लोग अपनी चप्पल घिस रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, तहसील आ रहे हैं, थाने आ रहे हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पहुँच जाएं तो फाइलों के बजाय जब आप एक्चुअल मौका देखेंगे, वास्तविक वहाँ पे चीज़ों को देखेंगे, क्या इशू है, क्या मतभेद है, तो कई बार ऐसा होता है कि 10 साल में जो आप समाधान ना करवा पाएँ, सिर्फ 5 मिनट में आप करवा लेते हैं। और लोग भी इतना परेशान हो जाते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट कर कि वो समाधान करवाने के लिए तत्पर होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तत्पर होते हैं, और 19-20 अगर थोड़ा बहुत उनका हो भी जाए, लेकिन उससे समाधान उनका स्थायी हो जाए, इससे बड़ी मुझे लगता है उनके लिए 3 सालों में 1500 केसेस ऐसे आपने सॉल्व किए हैं, ऐसे कैसे संभव है? मतलब कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं ना सॉल्व कर देते हैं? इतना कम समय में इतना ज़्यादा केसेस सॉल्व करना, ये बहुत बड़ी बात है मुझे लग रहा है। देखिए, अब ये ज़बरदस्ती या सही है, ये तो जब जिनके समाधान हुए उनसे आप बात करेंगे तभी आप पता कर पाएंगी। और मुझे लगता है कि 1500 ही क्यों, आप 15,000 भी कर सकते हैं। आपके पास इतना बड़ा प्रशासनिक अमला होता है, आपके पास आपके लेखपाल होते हैं, पटवारी होते हैं, पुलिस होते हैं, शिक्षा विभाग होता है, स्वास्थ्य विभाग होता है, सब कुछ आपके पास होता है। उनसे रिलेटेड समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप पूरे अमले को ठीक तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को एक्टिवेट कर दें तो 1500 क्या, आप 15 लाख भी कर सकते हैं। तो हमने इसकी बस्ती से शुरुआत की, उसके बाद हाथरस से इसमें को चलाया, अभी चंदौली में पहला जो मेरी तहसील रही सकलडिया, उसके बाद अभी चकिया तहसील में, और इसको लगातार जारी रखेंगे। थोड़ा चलते बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि आप बहुत अच्छे पैकेज में एक अच्छी जगह जॉब कर रहे थे। हम में से बहुत से लोग विदेशों में जाने के बारे में सोचते हैं, आप वो छोड़कर यहाँ आए, प्रशासनिक सेवा के बारे में सोचा, ये ऐसा क्यों किया आपने? मतलब एक अच्छी ज़िंदगी थी, भारत से बाहर थे। देखिए, मुझे लगता है ज़िंदगी हर तरीके से अच्छी है, और जो भी ज़िंदगी भगवान आपको दे उसको वैसे ही एंजॉय करना चाहिए। लेकिन लगभग 9-10 साल विदेशों में रहने के बाद खुद को ये लगने लगा कि अब बाकी ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजारनी है, विदेशों में गुजारनी है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छे घर में रहना है, या कुछ ऐसा करना है जो आपके खुद के लोगों के लिए हो, अपने समाज के लिए, अपने देश के लोगों के लिए हो, ऐसे लोगों के लिए हो जिनकी शायद कोई सुनवाई नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है।
तो मुझे लगा कि शायद यूपीएससी या आईएएस जो प्रशासनिक जो जॉब है, इससे शायद अच्छा मंच नहीं मिल सकता जिसके माध्यम से आप लोगों से धरातल पर जुड़ सकें, उनकी वास्तविक समस्याओं को आप सुन सकें और उनकी समस्याओं का आप समाधान कर सकें। कितने सालों से आप विदेशों में थे, उसमें आप अपने काम को लेके काफ़ी एक्टिव रहे होंगे, जिसकी वजह से पढ़ाई में बहुत गैप हुआ होगा। उसके बाद आप अचानक आते हैं इंडिया, फिर आप इतनी कठिन परीक्षा, जिसको मैं देखती हूँ कई बार तो लोग 5, 6, 7 बार भी अटेम्प्ट देते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है। ऐसे में आप दूसरी बार में ही इतने अच्छे रैंक से आप एसडीएम अभी यहाँ पर हैं, कैसे ये पॉसिबल हुआ? और मैंने एक वीडियो में ये भी देखा था कि आपने कोचिंग नहीं की, तो ये तो सबसे बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि मैं देखती हूँ, मैंने भी जब एक बार तैयारी करने की कोशिश की तो सबसे पहला ऑप्शन ये आता है कि कोचिंग करेंगे, क्योंकि एक टीचर हैं जो अच्छे से गाइड कर देंगे क्या क्वेश्चन आने वाला है, कैसा पेपर सेट होने वाला है। ऐसे में आप कैसे ये कर पाए? देखिए, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक मेंटल ब्लॉक होता है कि जैसे मुझे भी लगभग 10 साल का गैप हो गया, क्योंकि 10 साल पहले पढ़ाई मुझे छोड़नी पड़ी, उसके बाद अपनी जॉब की इतने साल विदेशों में रहे। लेकिन जब ये निर्णय लिया 2014 में कि वापस भारत जाना है और यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है, तो मुझे लगता है कोई भी आप काम करें, चाहे यूपीएससी की तैयारी हो, प्राइवेट जॉब हो, या यूपीएससी की तैयारी के बाद आप जिस भी प्रशासनिक सेवा में आपका चयन हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो, जिस भी पद पे हो, उसमें भी अगर आप एक फोकस तरीके से क्लियर माइंडेड, क्लियर हेडेड होकर अगर आप काम करेंगे तो सब कुछ संभव है। पेपर तो बहुत कठिन आता है ना? देखिए, पेपर उतना ही कठिन है जितनी कमज़ोर आपकी तैयारी है। अगर आपकी तैयारी उससे ज़्यादा कठिन और कठोर है तो पेपर आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो जब मैं भी इंडिया आया तो बहुत लोगों ने कहा कि ये तो पंचवर्षीय योजना है, 1 साल तो सिर्फ सिलेबस समझने में लग जाता है, फिर अगले शायद आपका प्री हो, फिर मेंस हो, फिर शायद आप इंटरव्यू तक पहुँचें, और फिर किस्मत रही तो चौथे 5वें अटेम्प्ट में शायद आप कुछ बन जाएँ। मुझे लगता है सबसे पहले तो इन सब बातों को सुनना बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि दूसरों को 5 साल लगे या दूसरों को 1 साल लगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ अपने से लेना देना है, मुझे अपना 100% देना है। फिर चाहे मेरा हो ना हो, 5 साल में हो, 10 साल में हो, या बिल्कुल ना हो। वालों का तो प्रेशर होगा ना, एक सेटल जॉब छोड़कर फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, एक नया चैलेंज अपनी लाइफ में आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबका नहीं, माँ का पूछना चाहती हूँ, माँ क्या कह रही थी उस वक्त? मुझे लगता है माँ सबसे बड़ी मेरी स्ट्रेंथ रही, क्योंकि उनने पूरा विश्वास था और उनका ये हमेशा मत रहा कि अगर तेरा मन है वापस भारत आने का, अपने देश के लिए कुछ करने का, समाज के लिए कुछ करने का, तो बाकी तुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने मन की सुन और जो तुझे ठीक लगता है वही कर। और मुझे लगता है माँ का आशीर्वाद रहा, उनका कॉन्फिडेंस रहा कि पहले अटैम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करके IRS इनकम टैक्स मिला और सेकेंड अटैम्प्ट में IAS प्रॉपर मिला, और उसमें भी इस देश के सबसे बड़े स्टेट यूपी में काम करने का मौका मिला। कैसा लग रहा है? बहुत चैलेंज है उत्तर प्रदेश में या ठीक ठाक है? यूपी बहुत इंटरेस्टिंग है, हर तरीके से इंटरेस्टिंग है, चैलेंज है, लेकिन काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, मौका बहुत है। आप चंदौली देख लीजिए, अभी हमारा जनपद बहुत पिछड़ा हुआ है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, राजस्व हो, कानून व्यवस्था हो, या विकास के कार्य हों। मुझे लगता है इतना अच्छा काम करने का मौका शायद ही आपको किसी और स्टेट में मिल सके। तो चैलेंजिंग तो है, लेकिन चैलेंजिंग के साथ आपके पास इतना अच्छा मौका भी है। उस मौके को आप पॉजिटिवली यूज़ करिए, लोगों के उन कार्यों को संपादित करने के लिए जो सार्वजनिक हित में हो, जिनसे उनका लाभ हो। एक नाराज़गी ये कि आपके इस कैंपस में, मैं ये कहूँ, या आपके इस पूरे भवन में एक भी महिला शौचालय नहीं है, तो आपको लगता है कि महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर नहीं है, या महिला इस ऑफिस में नहीं आती, ऐसा क्यों? मुझे लगता है आपने पीछे की तरफ जो महिला शौचालय बनाया है, यहाँ पे सिर्फ मेंस वाला था, मैंने पूछा भी लोगों से। तो आपने जो पीछे महिला शौचालय बना हुआ है तो आपने वो नहीं देखा, तो आपका भ्रमण अभी अधूरा है। इस इंटरव्यू के बाद आप भ्रमण पूरा करिए और पूरा परिसर ढंग से देखिए। नहीं, मैंने 1-2 लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया नहीं है, तो मैं सोचा इंटरव्यू करूंगी तो ये सवाल जरूर बिल्कुल आप महिलाओं को क्यों आप पीछे आ? नहीं, कैसे नहीं आएंगे? हमारी तो बहुत सारी लेखपाल हैं जो महिलाएं, हमारे कर्मचारी महिलाएं हैं। भाई आप खुद सोच के देखिए, जब इतनी बड़ी तहसील है जिसमें इतने सारी महिला कर्मचारी हैं, तो बिना शौचालय के कैसे संभव है? हाथरस में एक महिला पत्रकार आपसे सवाल कर रही थी और आप काफ़ी चुप होके उनके बहुत से सवालों का आपने जवाब तक नहीं दिया। क्या मजबूरियां थी? ऐसा क्या, मतलब एक अच्छे पद पर थे, आपकी जवाबदेही थी, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे थे, ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार जवाब नहीं देना ही सबसे बड़ा जवाब है, और वो जवाब जिनको जवाब मिलना था मिल गया। कैसे तैयारी कराना है आप? मैंने देखा कि सोशल मीडिया, यूट्यूब पर आपका एक चैनल है जिसमें आप काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत यूज़फुल है लोगों के लिए। तो ये इस काम के बाद उसके लिए भी समय निकाल पाना, उस पर भी रेगुलर वीडियो लाना, मतलब कैसे हो पा रहा है? और एक बात मैं ये भी पूछना चाहूँगी, क्या इसकी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है आपका काम?
देखिए, मुझे लगता है कि कई लोगों ने कहा है कि दिन में आपके पास 24 नहीं 48 घंटे हैं। आपको सिर्फ उस टाइम को किस तरीके से यूज़ करना है इफेक्टिवली, ये आपको पता होना चाहिए। आपको टाइम मैनेजमेंट पता होना चाहिए, आपको टाइम समय प्रबंधन का पता होना चाहिए। मल्टीटास्किंग आपके खून में होना चाहिए कि एक साथ 10 काम आप कर सकें। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना डे प्लान करेंगे, शाम को आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे सुबह उठते ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, नगर पंचायत का ये काम होना है, तहसील का ये काम होना है, मतदान का ये काम होना है, शिक्षा का ये काम होना है, ब्लॉक का ये काम होना है, और यूट्यूब का मुझे 1 घंटा अपना निकाल के शाम को अपने निजी समय में से ये काम करना है, तो सब कुछ संभव है, हो ही रहा है, आप देख रहे हैं। मोटिव क्या है वीडियोस का? मोटिव यही है, जब पहली बार बस्ती में ज्वाइन किया तो बहुत सारे लोग हैं पूछने आते हैं, सर किस तरीके से आपने तैयारी की, और ज़्यादातर लोगों का जवाब होता है कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, आपको हो सकता है इलाहाबाद जाना पड़े। यूपी के बहुत सारे बच्चे इलाहाबाद जाते हैं। मैं भी जब इंडिया आया 2015 दिसंबर में, सब कुछ छोड़ छाड़ के विदेश से, तो जब मैंने वहाँ देखा, कमरा लिया, कोचिंग ज्वाइन करी शुरुआत में, और 1 महीने बाद कोचिंग छोड़ भी दी, ये देखे कि कोचिंगों में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। कोचिंग टोटल स्कैंडल है, वहाँ पर सिर्फ पैसा बच्चों से वसूला जाता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि बच्चे इस कश्मकश में होते हैं कि अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं करूँगा तो मुझे क्या पता कि मुझे क्या पढ़ना है, जब तक टीचर मुझे नहीं बताएगा। लेकिन सच्चाई यही है, और यूपीएससी की मैं गारंटी ले सकता हूँ, आप बाकी लोगों से भी पूछ सकते हैं कि ये सारा खेल सेल्फ स्टडी का है। और मुझे लगता है सर, बहुत सारे बच्चे, अगर आपको मकान लेना है, आपको कोचिंग जाना है, आपको रहना खाना पीना है, तो दिल्ली में रहने के लगभग हर साल आपको 7 से 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आप वास्तविक तौर पे देख लें कि उस कोचिंग में जाने का आपको कितना फ़ायदा है, तो मैं किसी के साथ भी डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का टाइम है, आज तकनीक का टाइम है, और मुझे लगता है कि यूट्यूब जैसे माध्यम से वही चीज़ क्यों ना हम ऐसे बच्चों को जो इच्छुक हैं, लेकिन शायद उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास वो स्रोत नहीं है कि वो इतनी बड़ी धनराशि दे सकें, दिल्ली जा सकें, वो क्यों वंचित रहें उस नॉलेज से। अगर उनमें टैलेंट है, उनमें पैशन है, करना चाहते हैं, इच्छा है, तो वही नॉलेज हम बैठे बैठे एक माउस का क्लिक करके मोबाइल पे अपना 100 रुपये का डेटा का रिचार्ज करवा के वो क्यों नहीं देख सकते। क्यों वो 10 लाख रुपये खर्च करें, जिनमें उनको खेत बेचना पड़ जाए, घर बेचना पड़ जाए, अपनी बहनों की शादी करने में दिक्कत आए। तो मुझे लगता है इन्हीं सबसे इम्पैक्ट होके हम लोगों ने इसको, हाथरस में थे तब हमने इसको शुरुआत किया, धीरे धीरे 35,000 से ज़्यादा हमारे फॉलोवर्स हो गए और लगातार बढ़ रहे हैं। एक अच्छा पैकेज था, उसको छोड़कर आप अपने प्रशासनिक काम में आए। अब उस पैकेज से नई काम हो रहा है कि आपने यूट्यूब शुरू किया है? कई बार ऐसे यूट्यूब पे कमेंट्स मैंने आपके पढ़े, मे बी आप ना ध्यान देते हो, कुछ लोग अच्छा बोलते हैं तो कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं लग रहा है एसडीएम साहब की इनकम कम है, इसलिए वो सोशल मीडिया पर आकर यूट्यूब। तो मुझे लगता है आपने मेरे कमेंट्स पढ़े ही नहीं, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा कोई कमेंट नहीं है। और यूट्यूब से आप क्या इनकम कमाएंगे, जितना उसमें लग जाता है मेरा अपनी जेब से, उसको शूट करना, उसको एडिट करना, एडिट करने वालों को पे करना, उसके मुकाबले यूट्यूब से क्या इनकम है। ये तो मैं अपनी जेब से हर महीने कम से कम 20 से 25,000 रुपये खर्च करता हूँ उस पर। और मुझे इनकम की क्या ज़रूरत है, मुझे पैसा ही कमाना होता तो मैं पुरानी नौकरी में रहता। वही तो। हाँ, तो पैसा कमाना तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, और क्या कुछ प्लानिंग है आपकी, क्या कुछ सोच रहे हैं? जैसे आपकी ये काम बहुत बेहतर है कि आप खुद लोगों के दरवाजे पे जा रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं, ऐसा बहुत कम लोग कर रहे हैं। आगे आप क्या कुछ सोच रहे हैं और कैसे बेहतर बनाने वाले हैं अपनी? देखिए, कोशिश पूरी रहेगी, जो भी उत्तरदायित्व दिया जाए, चाहे जॉइंट मजिस्ट्रेट चकिया या फिर प्रशासक नगर पंचायत चकिया, हर एरिया में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, या अगला जो प्रमोशन होगा सीडीओ के तौर पे, उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी डिस्ट्रिक्ट की, उसको पूरी तन्मयता के साथ किया जाए, पूरे पैशन के साथ किया जाए। चाहे वो विकास का काम हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का काम हो, शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, विकास कार्य हो, सभी को अपनी पूरी क्षमता के साथ। जागरूकता के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? आपका चकिया जो है वो खुले में शौच मुक्त है, लेकिन आज भी रोडों पर उसी तरीके से गंदगी है, जैसा कुछ हद तक सुधरा है, पर अभी भी वही हाल है जैसा मुझे लगता है कुछ साल पहले था। मुझे लगता है चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अगर आप ग्रामीण परिवेश में देखें तो हो सकता है आपको स्थिति दिखाई दे, लेकिन आप नगर पंचायत चकिया क्षेत्र में देखेंगे तो मुझे लगता है आपको ये समस्या शायद ही दिखाई दे। तो समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं को सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहने से उनका समाधान नहीं होगा, समाधान उनका समाधान करने से होगा। तो ऐसे लोग जो अभी भी बाहर शौच जा रहे हैं, शौचालय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, या जिनको शौचालय आवंटित नहीं हुए हैं, उनको आवंटित करवाना, प्लस उनका बिहेवियरल चेंज, उनका बिहेवियर चेंज करना कि भाई जब आपको शौचालय मिल गया है तो आप बाहर शौच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको भी दिक्कत है, दूसरों को भी दिक्कत है, बीमारी भी बढ़ती है, शासन की मंशा के खिलाफ भी है। सरकार भी इतना प्रयास कर रही है लगातार कि भाई कोई भी बाहर ओपन डेफिकेशन ना करे। तो कोशिश यही कि सबका बिहेवियर भी चेंज हो। सरकार उनको शौचालय मुहैया करवा सकती है, लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी है
कि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचें। घर में शौचालय बनवाने के बावजूद भी अगर आप बाहर शौच करने जाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। तो ये चकिया के एसडीएम सर हैं, इनसे हमने बातचीत की और क्या कुछ सवाल हमने छोड़ा है ये आप हमें लिख के ज़रूर भेजिएगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।